हेलो। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में दिनमणि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश दिनमणि। आज फिर मैं जेएसएससी सीजीएल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ विवादित प्रश्न हैं जिसको लेकर काफी चर्चाएं होती रहती है कि कौन सा सही है, और मुझे भी किसी न किसी रूप में संपर्क करते हैं लोग, मेरे व्हाट्सएप में हो, चाहे टेलीग्राम फोन पर हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर। तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, और आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, वो इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। तो देखिए, आज की क्लास का शीर्षक ही रखा है कोठा के कुछ विवादित या भ्रमित करने वाले प्रश्न। अब कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि एके झाक जन्म तिथि की हके, ये सवाल पूछा जाता रहा। संभावना बनती है, चूंकि एके झा को पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। 7 जीवनियां जो पढ़नी है 7 साहित्यकारों की, उनमें से एक ये भी हैं। तो एके झा की जन्म तिथि को लेकर विवाद है, और ये विवाद कुछ किताबों के चलते उत्पन्न हुआ है। एके झा की कुछ किताबें जो झारखंड झरोखा से निकली बाद में, उसमें जन्म तिथि कुछ और है, और उससे पहले एके झा ने जो अपने ही संपादन में किताब निकाली थी, उसमें कुछ अलग है। तो पहले जो किताब निकली थी एके झा की, या एके झा के द्वारा संपादित, उसमें 20 जून 1939 ये है उनकी जन्म तिथि, 20 जून 1939। और ये जन्म तिथि सिर्फ इसमें ही नहीं, माने एक किताब में नहीं, कई किताबों में है। पाठ्य पुस्तक, सरकार की जो संस्था है झारखंड अधिविद्य परिषद, उस संस्था में जो किताब चलती है खोरठा साहित्य के रूप में, खोरठा भाषा एवं साहित्य इंटरमीडिएट की जो किताब है, उसका नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह। और ये किताब अविभाजित बिहार यानी झारखंड जब नहीं बना था तब से इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम की प्रमुख पुस्तक है। इस किताब के प्रमुख प्रधान संपादक एके झा ही हैं, और इस किताब में जिनकी रचनाएं शामिल हैं सबकी जीवनी नहीं बल्कि परिचय, लेखक परिचय, रचनाकार परिचय, कवि परिचय दिया हुआ है। तो कवि परिचय या लेखक परिचय एके झा की 2 रचनाएं, 3-4 रचनाएं हैं। एक बिरसा, बड़का बुजुर्ग, बड़ बुजुर्ग बिरसा जो जीवनी है। दूसरी उनकी है शब्द चित्र वाली रचना पुटी और पालू। फिर कविताएं भी है, चाइल चिन्हा। तो और एक और कविता है। तो कुल मिलाकर जितनी भी रचनाएं हैं, रचनाकार परिचय एक जगह पर दिया हुआ है। उस परिचय में यही जन्म तिथि है, 20 जून 1939। और इसी जन्म तिथि के आधार पर एके झा ने नौकरी की बिहार सरकार के बिजली विभाग में, और उसी के आधार पर इनका सेवानिवृत्ति इनकी हुई थी। तो ये रिकॉर्डेड जन्म तिथि है, प्रामाणिक जन्म तिथि है, क्योंकि कई प्रामाणिक पुस्तकों में, कई प्रामाणिक अभिलेखों में यानी रिकॉर्डों में इनका यही जन्म तिथि दर्ज है, इसलिए सही जन्म तिथि यही होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं, जैसे झारखंड झरोखा की किताबों में क्या है, 2 फरवरी 2/2/1942, ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि 35
37 वर्षों से 1988 से जो गद्य पद्य संग्रह पढ़ाई जा रही है पुस्तक, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को, और इसके अलावा ये किताब कई और पाठ्यक्रमों में शामिल है। जैसे जेएसएससी के ही पाठ्यक्रम में खोरठा गद्य पद्य संग्रह इंटरमीडिएट स्तर वाले में शामिल है। तो ये पाठ्यक्रम जब सरकारी स्तर की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में जब शामिल है तो उसमें जो तिथि दर्ज है वही मान्य होगा। इसलिए आप लोग बेधड़क 20 जून 1939 को सही मानेंगे। इसमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कभी विवाद भी उत्पन्न होगा तो एक्सपर्ट जो भी जाएंगे, एक्सपर्ट की राय इसी की ओर होगी। वो जो अपना मंतव्य देंगे तो चूंकि प्रामाणिक आधार पर ही देंगे, तो प्रामाणिक किताब उसी को माना जाएगा जो सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त किताब है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जिसके प्रधान संपादक ही एक जाते। तो गलती तो उनसे नहीं हुई होगी जन्मतिथि दर्ज करने में, क्योंकि वही संपादक है, मुख्य संपादक उसके। तो इसलिए सही जन्मतिथि ये है। तो आप इसको नहीं मानकर आप मानेंगे किसको? ये 20 जून 1939। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा विवादित प्रश्न है शिवनाथ प्रामाणिक जी की जन्म तिथि। बड़े लेखक ए.के. झा भी और शिवनाथ प्रामाणिक भी। तो शिवनाथ प्रामाणिक की जन्म तिथि क्या है, इस पर भी विवाद उत्पन्न हुआ है। किस तरह से? तो देखिए, कोई कहता है कि खुद ही ना 13 जनवरी 1950, और कोई कहता है 13 जनवरी 1939, यानी 1 साल का अंतर बताया जा रहा है। तो इस संबंध में बिल्कुल साफ कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ये 1950 वाला ही सही है। प्रामाणिक जी खुद उस किताब में जो खोरठा गद्य पद्य संग्रह है उसमें वो कार्यकारी संपादक थे, यानी प्रधान संपादक के बाद उन्हीं का नंबर आ रहा है। उन्होंने खुद 1950 लिखा है, उसमें अपनी जन्म तिथि तो 1950 लिखा है, 13 जनवरी। दूसरी बात है, कई और किताबों में उनकी जो भी किताबें निकली हैं उसमें 1950 ही है। जैसे आप देखिए मचगंधा नाम की जो किताब है उनकी, ये किताब ये वस्तुतः उनका आखिरी एक महाकाव्य है। इसे महाकाव्य में ये 2012 को छपा है। तो इस महाकाव्य में अपना जो जीवन परिचय दिया है लेखक कवि परिचय के रूप में, तो उसमें 13 जनवरी 1950 साफ साफ लिखा हुआ है। इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये साफ लिखा हुआ है 13 जनवरी 1950, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इन्होंने आप अपनी आखिरी किताब में भी 13 जनवरी 1950 ही लिखा है, यानी आखिरी कविता पुस्तक, काव्य पुस्तक। तो चलिए, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। अब अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल है समास के कितने भेद। ये हमेशा परेशान किया है लोगों को। समास के कितने भेद? समास के भेदों को हमें जानना है। तो समास के कितने भेद हैं? समास की जो आधुनिक अवधारणा है, हर विषय वस्तु में ज्ञान का विकास होते जा रहा है, नई नई खोजें होती जा रही हैं, नया चिंतन
नई अवधारणा को जन्म दे रहा है। तो उसी तरह समास जो पहले किताबों में लिखी जाती थी, समास के भेदों की समास के भेद, तो उसमें कितना, तो समास के भेद 7 बताए जाते थे, 7। ए.के. झा ने जो ग्रामर लिखा 1987 ईस्वी में जो छपा, उसमें 7 भेद बताए हैं समास के, खोरठा समास के। उसके बाद यानी लगभग कितने साल हो गए, 1987, समझ सकते हैं लगभग 40 वर्ष, 40 से थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इतने दिनों पहले जो ग्रामर लिखा गया था उसमें समास के भेद कितने थे, 7। बाद में समास पर, उस समय हिंदी में भी समास के 7 भेद होते थे। बाद में समास पर बहुत चिंतन मंथन गहन विवेचन हुआ विद्वानों के द्वारा। हिंदी निदेशालय और एनसीईआरटी के द्वारा अधिकृत विद्वानों ने, भाषा के जानकारों ने, व्याकरण के आचार्यों ने, व्याकरण विदों ने कार्यशाला कर, उसको मिलाकर उनको शामिल करके कार्यशाला कराई गई, और कार्यशाला से जो निष्कर्ष निकला व्याकरण को लेकर, उसे एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है। तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें समास के अब 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद में ही समास के उन 7 भेदों को समेट दिया गया है। नए समास जो है, जैसा कि आपको पता है कि द्वंद्व समास, जिसे अड़सड़िया कहा गया, तत्पुरुष समास जिसे पेछवाड़ी समास कहा ए.के. झा ने, कर्मधारय समास जिसे पटतरिया समास कहा ए.के. झा ने, उसी तरह बहुब्रीहि समास तो उसको कहा गया आर्गाही समास ए.के. झा ने। तो फिर द्विगु समास तो उसको आग संख्या समास कहा गया। फिर अव्यय भाव समास, अव्यय समास कहा ए.के. झा ने। और फिर नए समास। तो ये जो 7 समास के भेद दिए गए है ना, तो उन भेदों में नए समास को समाहित कर दिया गया अव्यय भाव में या तत्पुरुष में, जो जैसा था जिसके प्रकृति के अनुसार उसे शामिल कर दिया गया। मैंने इसीलिए अपने व्याकरण में 6 ही समास का उल्लेख किया और ये कह दिया, बाद में लिख दिया कि 7वां समास नए समास के रूप में माना जाता है अभी तक, है ना। इसलिए ये जो है, आज 7 समास का अस्तित्व नहीं है व्याकरण में। फिर भी अगर ऑप्शन में 6 नहीं रहे, 7 रहे, तो आप ए.के. झा के अकॉर्डिंग 7 मार सकते हैं। ए.के. झा ने 7 समासों का उल्लेख किया है, और बहुत सारे जो प्रश्न बनाते हैं, चयन करते हैं एक्सपर्ट लोग, वे ए.के. झा को ही फॉलो करते हैं। ए.के. झा को सबसे बड़े व्याकरण आचार्य के रूप में माना जाता है, निसंदेह विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे खोरठा के। लेकिन उस समय की जो अवधारणा थी व्याकरण की, उसके अनुसार ही उन्होंने ये भेदों का उल्लेख किया था समास के। अब उतने दिनों के बाद अभी जो विकास हुआ है, नया चिंतन आया है, उसके अनुसार उसमें नहीं है, तो मैंने डाला है 6। अभी हिंदी व्याकरण, कोई भी नया हिंदी व्याकरण देख लीजिए आप, उसमें समास के 6 ही भेद का उल्लेख है। इसलिए माना जाए तो, वास्तविकता को अगर माना जाए तो 6 ही भेद हैं समास के। अब 7वां भेद अब समाहित कर लिया गया है 6 के अंतर्गत ही। तो चलिए, इसमें क्या करना है आपको, अगर 6 भेद नहीं रहे तो आप 7 मार देंगे, 7 और 6 दोनों रहे तो आपकी मर्जी, कुछ भी मार सकते हैं, 6 भी मार सकते हैं, 7 भी मार सकते हैं। ज्यादा श्योर होना चाहते हैं तो 7 मार सकते हैं ए.के. झा के अनुसार, और नई अवधारणा के अनुसार तो फिर 6 मार सकते हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप 7 ही मार दीजिएगा। अभी लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब अगला जो प्रश्न है वो है खोरठा में वाच्य भेद।
ठीक है, तो अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, विवादित प्रश्न। खोरठा में वाच्य के भेद, कितने वाच्य हैं। वाच्य चूंकि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वाच्य के संदर्भ में खोरठा की अपनी विशेषता है। तो खोरठा में ए.के. झा ने दो वाच्य बताए हैं, कर्मवाच्य, कर्तरी वाच्य और भाववाच्य। बाकी लोग 3 वाच्य जिस तरह हिंदी में एज इट इज बता देते हैं। औदार जी ने 4 वाच्य बता दिए हैं। मैंने 3 वाच्य, मैंने खोज की संबंध वाच्य की, ये मैं इस पर दावा कर सकता हूं। संबंध वाच्य की खोज मैंने की। खोरठा में 3 वाच्य हैं, एक कर्तरी वाच्य, पहला वाच्य क्या है, कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य। दूसरा हिंदी के अनुसार देखें तो दूसरा कर्मवाच्य। तीसरा क्या है, भाववाच्य। ये हिंदी के वाच्य के भेद हैं। अब देखिए खोरठा में कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य किसको कहते हैं, तो जब क्रियापद जब कर्ता के अनुसार बने, उसके अनुसार रूप ले, वो अगर एक वचन वाला कर्ता है, पुल्लिंग है, तो उसी हिसाब से क्रियापद बनेगा। अगर बहुवचन वाला है तो बहुवचन वाला क्रियापद बनेगा, माने कर्ता अगर बहुवचन में है। स्त्रीलिंग है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रियापद बनेगा। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है यहां पर क्योंकि घोड़ा एक वचन है इसलिए दौड़ता है। घोड़ा बहुवचन में आ जाए, घोड़े दौड़ते हैं, तो वहां पर दौड़ते क्या हो गया, घोड़ा के अनुसार वहां बदल गया, बहुवचन है घोड़े इसलिए। घोड़ी दौड़ती है तो यहां पर दौड़ती हो गया, घोड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए। तो यहां पर कर्ता जो भी है, क्योंकि दौड़ने की क्रिया को करने वाले कर्ता कौन है, तो वही घोड़ा चाहे घोड़ी। तो यहां उसी के हिसाब से क्रियापद बन रहे हैं। खोरठा में घोड़वा दौड़े है, घोड़वन दौड़ो हथ, घोड़िया दौड़ो है, जो भी है। तो क्रियापद जो बन रहा है वो कर्ता के अनुसार ही बन रहा है। तो ये वाला कर्तरीवाच्य खोरठा में भी है। कर्मवाच्य में क्या होता है, उसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, यानी कर्म ही वहां पर कर्ता का रूप लेने जैसा बन जाता है। कर्म जो भी है, जैसे मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, यहां पर मेरे द्वारा, चाहे सोहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो सोहन तो चूंकि पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन किताब स्त्रीलिंग होने के चलते पढ़ी जा रही है। ये किताब जो कि कर्म है, यहां पर कर्म किसे कहते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। तो क्रिया क्या है, पढ़ना। किसको पढ़ा जा रहा है, तो किताब को, तो किताब यहां पर कर्म है। और यहां पर कर्ता कौन है, सोहन है, एक वचन पुल्लिंग है, तो क्रिया उसके अनुसार बनती, तो सोहन किताब पढ़ रहा है, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहां पर कर्म जो है क्रिया का रूप का निर्धारक बन जाता है, वही नियामक बन जाता है, उसी के अनुसार क्रियापद बनने लगती है, तो ऐसे हिसाब उस जगह पर कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे मोहन के द्वारा चाहे सोहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो पढ़ी जा रही है, ये किताब के चलते, किताब चूंकि स्त्रीलिंग है। वहीं पर
मोहन के द्वारा आम खाया जा रहा है। तो आम, एक आम खा रहा है, इसलिए एक आम खाया जा रहा है। वहीं पर अगर आम बहुवचन में हो तो मोहन के द्वारा आम खाए जा रहे हैं। यहां पर देखिए मोहन एक ही है, लेकिन क्रियापद क्या हुआ, बहुवचन वाला क्रियापद है। क्यों है, क्योंकि कर्म यहां पर बहुवचन में है, माने एक से अधिक आम की बात हो रही है, इसलिए कर्मवाद। खोरठा में ऐसा प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन किताब पढ़े है, मोहन आम खाए है, लेकिन मोहन के द्वारा किताब पढ़ल जा है, ऐसा प्रयोग खोरठा में नहीं होता है। सोहन मोहन के द्वारा आम खायल जा है, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट इस तरह कर्मवाच्य खोरठा में नहीं है। हाँ, बिना कर्ता के, कर्ता का जहां उल्लेख नहीं हो वैसी जगह पर कहीं कहीं पर कर्मवाच्य देखा जाता है। जैसे अरे ओकरा चिट्ठी भेजल गेल है ना, अब मिल नहीं अतै, ओकरा चिट्ठी भेजल गेल है, तो चिट्ठी भेजी गई है, किसी को चिट्ठी भेजी गई है, तो यहां पर भेजल गेल है, ये इसके आधार पर कर्मवाच्य लोग मान सकते हैं कि है खोरठा में। लेकिन कर्मवाच्य ऐसी स्थिति में कर्म यहां पर कर्ता उपस्थित नहीं है, किसके द्वारा भेजी गई ये उल्लेख नहीं है। हमर से चिट्ठी भेजल गेलै, ऐसा भी प्रयोग बहुत कम है ना। तो इसलिए खोरठा में कर्मवाच्य का अभाव है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस पर विचार करना होगा, उसको अलग रूप में दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए के यहाँ ने कर्मवाच्य को नहीं रखा। भाववाच्य है, हमर से चलल नहीं जा है, ओकर से पढ़ल नहीं जा है। यहाँ पर क्रिया ही, भाववाच्य में क्या है, क्रिया ही कर्ता का रूप ले लेती है। चलल नाय जा है, पढ़ल नाय जा है, तो चलना पढ़ना यहाँ क्रिया है, और फिर उसकी क्रिया बन जाती है नाय जा है। यानी जब नकारात्मक क्रिया हो तब इस तरह की स्थिति आती है। तो यह भाववाच्य भी खोरठा में है, हिंदी में भी वही है ना। उससे चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे इतना दुख सहा नहीं जाता, है ना, दुख सहा नहीं जाता, ठीक है, ऐसी स्थिति है ना। तो भाववाच्य एक खोरठा में एक खास किस्म का जो है वाच्य आता है, वो क्या है, वो है संबंधवाच्य। संबंधवाच्य, वाच्य को इसी तरह लिखते हैं खोरठा में। संबंधवाच्य इसलिए कि खोरठा में एक अलग तरह के वाक्य विधान, वाक्य में क्रिया किसके आधार पर तय हो रही है उसी को वाच्य कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे संबंधवाच्य कैसे होता है खोरठा में अलग से। आप देखते हैं कि मान लीजिए घोड़ा दौड़ता है, मेरा घोड़ा दौड़ता है, तुम्हारा घोड़ा दौड़ता है, तुम लोगों का घोड़ा दौड़ता है, आपका घोड़ा दौड़ता है, उसका घोड़ा दौड़ता है, उनका घोड़ा दौड़ता है। देखिए कोई फर्क पड़ा, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, क्योंकि वहां पर कर्ता जो है घोड़ा है और एक वचन है, पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार क्रिया बन, वहां पर क्रियापद बन रहा है। तो यहां पर ये कर्तृवाच्य है। लेकिन खोरठा में क्या हो जाएगा, खोरठा में उसी के अनुसार ही सारे क्रियापद नहीं बनेंगे। क्रियापद बनते हैं कैसे कि घोड़ा जो है, घोड़ा का संबंध किससे है, और जो कहने वाला है, ये बात जो कह रहा है कि घोड़ा दौड़ता है, उसका सुनने वाले से कैसा संबंध है, यानी घोड़ा का किससे, कर्ता का किससे संबंध है, और वक्ता जो कह रहा है उसके, जिसको जिसे सुना रहा है उसके साथ कैसा संबंध है, इसके आधार पर तय होता है। जैसे देखिए मेरा घोड़ा दौड़ता है, तो हमार घोड़वा दौड़े है चाहे कूदे है, ठीक है, कहीं कहीं पर कूदे ही बोला जाता है, कहीं दौड़े है। तो हमार घोड़वा दौड़े है चाहे कूदे है, तोर घोड़वा दौड़ो हाव, तोर घोड़वा दौड़ो हाव, देखिए बदल गया, दौड़ो हाव हो गया, जहां दौड़े है था पहले में वहां दौड़ो हो गया। तोहर घोड़वा चाहे तोहिन कर घोड़वा दौड़ो हॉन,
बदल गया, क्योंकि घोड़े का संबंध आदर सूचक तोहे से है, चाहे मध्यम पुरुष के बहुवचन से है, तोहिन कर, है ना, तो वहां दौड़ो हॉन हो जाएगा, यानी हो बन गया हॉन। तो यहां बदल गया, यानी कर्ता का संबंध किससे है, तो एक वचन नहीं बहुवचन मध्यम पुरुष से है, तो बदल गया। उसी तरह ओकर घोड़वा दौड़ो है, ओकर घोड़वा दौड़ो है, चाहे कूदो है, उसका घोड़ा दौड़ता है चाहे कूदता है। और उनखर घोड़वा दौड़ो हैं, ओखनी घोड़वा दौड़ो हैं। देखिए घोड़ा वही है, एक ही घोड़ा है, लेकिन दौड़ो है दौड़ो हैं हो गया। अगर कर्ता का संबंध एक वचन सामान्य अन्य पुरुष से है तो दौड़ो है, कर्ता का संबंध अगर अन्य पुरुष बहुवचन चाहे आदर सूचक से है तो दौड़ो हैं हो जाएगा। तो ये कैसे बन रहा है, संबंध के आधार पर, किसके साथ कर्ता का संबंध है और वक्ता का उसके साथ किस तरह का रिश्ता है, वो आदर देना चाहता है, आदरणीय रिश्ता है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तय होता है। तो ये जो है, ये संबंध जो है बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है खोरठा के वाच्य यानी क्रियापदों के निर्धारण में, क्रियापदों के स्वरूप बनाने में, क्रियापद का रूप बनाने में। तो इस प्रकार संबंधवाच्य एक महत्वपूर्ण वाच्य है खोरठा का, इसलिए संबंधवाच्य को मैंने उल्लेख किया है अपने व्याकरण में। एक ये तीन वाच्य हो गए, तो कर्म वाच्य को मान लीजिए काट देते हैं, तो तीन वाच्य हमारे पास रह ही जाते हैं। ओहदार जी ने चार वाच्य माने, संबंधवाच्य को माना, बाद में स्वीकार किया, और उन्होंने खुद कहा कि आपका ये कंसेप्ट सही है, और फिर उन्होंने ये कर्म वाच्य को भी हटाया नहीं, तो चार वाच्य उनके हिसाब से। तो खैर तीन वाच्य को मान सकते हैं आप, अगर संख्या आप सिर्फ पूछ दे कि खोरठे कितना वाच्य है तो तीन वाच्य, एक जन भी तीन वाच्य कहा, दो वाच्य कहा, एक समन वाच्य हो गया, तो तीन वाच्य हो गया। और फिर अगर हिंदी के हिसाब से भी कोई लोग लिख देते हैं, हाँ, तो वैसे में भी तीन ही वाच्य होगा। तो वाच्य के संबंध में कोई दिक्कत नहीं, तीन भेद ही मानेंगे आप। खोरठा में अब सर्वनाम संबंधी विवाद भी उत्पन्न हुआ है। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम सर्वनाम के भेद कितने भेद हैं सर्वनाम के। अब इस पर कोई सवाल उठाता है, जैसे सर्वनाम के 6 भेद सर्वमान्य हैं, सभी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद माने हैं, और खोरठा में भी 6 भेद ही पाए जाते हैं, जिसका उल्लेख मैंने अपने ग्रामर में किया है, अपनी किताबों में किया है। कोई लिख देते हैं सर्वनाम के 12 भेद तक, जो कि गलत है। जो क्रिया विशेषण है वो सर्वनाम नहीं हो सकते। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा के बदले में आता है, यानी जब सर्वनाम आता है तो वो किसी संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है, वो संज्ञा नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व संज्ञा का ही करता है। जब उसके बारे में सवाल करेंगे कौन, जैसे ऊ खा है, के खा है, तो कोई आदमी होगा, कोई जानवर होगा, है ना। तो यहां पर जानवर आदमी क्या है, संज्ञा है। लेकिन जब हम कहा, ऊ कहाँ जा है, तो ठीक है, इसके जवाब में संज्ञा भी आ सकती है, ऊ रांची जा है, तो रांची संज्ञा है। लेकिन वहां पर सिर्फ संज्ञा नहीं आ सकता, वो कहाँ जा है, तो कहा जा सकता है हुआ जा है ना। तो हुआ जा है, हुआ क्या हो गया, हुआ क्रिया विशेषण है। तो जिसमें सवाल करने पर, जिस वैसे शब्द में जो कंफ्यूजन पैदा करे कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है, तो अब सवाल करके देखें। अगर एकमात्र जवाब उसमें संज्ञा ही आए तो समझ लीजिए वो
सर्वनाम है। और उसमें अगर क्रिया विशेषण आ जाए, अव्यय आ जाए, तो फिर वो अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण ही आएगा। इसलिए वैसे भेदों को जो कि क्रिया विशेषण है, अगर सर्वनाम के रूप में कोई चिन्हित करवा रहे हैं कोई व्याकरण लिखने वाले खोरठा के, तो उसे सही नहीं माना जाना चाहिए। मैं इस संदर्भ में जो भी ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा नहीं किया जाए। तो ये सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद। सीधे तौर पर आपको 6 ही मारना है, ठीक है, 6 भेद ही मारना है। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा संबंधी मतभेद। कुछ किताबों में कुछ ऐसे ऐसे वस्तुवाचक संज्ञा को जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। हाँ, ये वाला व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि वस्तुवाचक है ना, वस्तुवाचक व्यक्तिवाचक, ये वस्तुवाचक संज्ञा है ना, संबंधी मतभेद। जैसे कई लोग पूछते हैं कि कड़वा तेल क्या है। मेरे व्हाट्सएप में कई जगह से सवाल आया कि कड़वा तेल कैसी संज्ञा है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आंसर में दिया गया है, जैसा बता रहे हैं लोग, कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कि तेल है जातिवाचक संज्ञा, तो कड़वा तेल हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी अवधारणा कुछ लोगों की है जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। कहेंगे कि ये भूल है, इसको सोचना चाहिए इस तरह की अवधारणा को करने वाले। देखिए संज्ञा ही है। देखिए जो भी वस्तुएं हैं जो नापी तोली जाती हैं वो वस्तुवाचक संज्ञा में समाहित है। तेल है, नमक है, आटा है, पानी है, दूध है, घी है, ये सब क्या है? वस्तुवाचक संज्ञा है। मिट्टी है। तो क्या अगर किसी वस्तुवाचक संज्ञा का विशेषीकरण हो जाए तो क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए? जैसे मान लीजिए दूध क्या है? तो दूध है वस्तुवाचक संज्ञा। तो कोई बोल देंगे गायक दूध, तो गायक दूध क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं, उसी वस्तुवाचक संज्ञा का विशेषीकरण हो गया, जबकि वो वस्तुवाचक संज्ञा है। मिट्टी क्या है? वस्तुवाचक संज्ञा। माटी वस्तुवाचक संज्ञा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या दूधी माटी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे? लाल माटी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे? नहीं, संज्ञा का विशेषीकरण है, वस्तुवाचक संज्ञा का ही विशेषीकरण है, वो वस्तुवाचक संज्ञा ही हो। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। कड़वा तेल वस्तुवाचक संज्ञा है। अब कोई बोले कुर्सी जातिवाचक संज्ञा, काठक कुर्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल गलत। अरे वही हुआ, कुर्सी वस्तुवाचक है ना, और उस काठ का हो चाहे लोहे का, वो विशेषीकरण है वस्तुवाचक संज्ञा का। तो विशेषीकरण प्लास्टिक की कुर्सी, दुनिया के जितनी प्लास्टिक की कुर्सियां, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होती है, उसका बहुवचन नहीं बनता है ना। तो काठक कुर्सी का बहुवचन बनेगा कि नहीं? बोले काठक कुर्सी इनके ले आओ, है ना, तो वो वस्तुवाचक संज्ञा हो गई, वो व्यक्तिवाचक कैसा संज्ञा हो? तो कैसे लोग कह देते हैं कि काठक कुर्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कड़वा तेल व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ये गलत है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, वस्तुवाचक संज्ञा ही है कड़वा तेल, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं लिंग संबंधी मतभेद। लिंग संबंधी, लिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। खोरठा में कितने लिंग हैं? खोरठा में कितने लिंग हैं? तो लिंग के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा है कि खोरठा में लिंग नहीं है। बोलेंगे कैसे? माने खोरठा शब्दों में लिंग नहीं है। हिंदी के शब्द में लिंग होते हैं। नयन पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग,
चीज वही। किताब स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, चीज वही। यानी वस्तु से नहीं मतलब है, शब्द से मतलब है। यानी हिंदी में शब्द आधारित लिंग है, खोरठा में ऐसा नहीं है। लोक भाषाओं की ये विशेषता है, उसमें वस्तु के आधार पर लिंग होता है, जो वास्तव में लिंगधारी है। नर है तो नर वाले शब्द उसके लिए है, यानी शब्द नहीं है बल्कि अर्थ दे रहे हैं नर वाला। शब्द को क्या है, शब्द का तो काम है अर्थ देना, तो नर का अर्थ देने वाले शब्द हैं। कोई मादा है तो मादा का अर्थ देने वाले शब्द हैं। उस शब्द, उस वस्तु को बताने के लिए शब्द हैं। शब्दों का कोई लिंग नहीं है। घोड़ा पुल्लिंग, क्योंकि वो घोड़ा वास्तव में नर है। घोड़ी स्त्रीलिंग, क्योंकि वास्तव में वो मादा है। तो घोड़ा शब्द से पुल्लिंग नहीं है बल्कि वस्तु से पुल्लिंग है। वो घोड़ी शब्द से स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि जिस वस्तु के लिए उसका व्यवहार किया जाता है वो स्त्रीलिंग यानी मादा है। इसलिए तो कोई लिंग नहीं है खोरठा भाषा में। हाँ, लिंग को बताने के लिए शब्द हैं, और जो वास्तविक लिंगधारी हैं उन्हीं के लिए शब्द है। ईटा पत्थर का लिंग नहीं होता है। जो वास्तव में निर्जीव हैं, लिंगधारी नहीं है, प्रजनन की क्षमता नहीं है, वैसे वो नर मादा कैसे हो सकते हैं। तो ये हिंदी की विसंगति है, उर्दू की विसंगति है, उसका अपना अपनी प्रकृति है। इसलिए वहां शब्दों के भी लिंग होते हैं, खोरठा में शब्दों के लिंग नहीं होते। इसलिए 3 ही लिंग माने जाएंगे। तो कौन, सबसे पहले तो क्या कहेंगे हम, नपुंसक लिंग, बेलिंग। नपुंसक लिंग यानी बेलिंग। जितने निर्जीव पदार्थ हैं, सजीव में भी पेड़ पौधे घास फूस जो भी चीजें हैं वो पादप सब के सब। सजीव में भी, जीव प्राणी में भी जो छोटे प्राणी हैं जिसके लिंग का निर्धारण किया नहीं जा सकता है, चींटी है, सांप है, तो उसके लिए इस तरह के, जो केचुआ है, मच्छर है, मखरी है ना, इस तरह के प्राणियों के लिए भी लिंग का कोई विधान नहीं है खोरठा में। ये सारे के सारे नपुंसक लिंगी यानी बेलिंगी हैं। और जो बड़े प्राणी हैं जिसके नर मादा का हम सहजता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, नर है कि मादा है, उसके लिए वैसे शब्दों का निर्धारण है जो नर या मादा का बोध कराए। तो इसलिए तो मादा का बोध कराने वाले शब्द क्या हैं, तो पुल्लिंग, पुल्लिंग अर्थ बताने वाले शब्द, माने पुल्लिंग के लिए जो निर्धारित है शब्द, और स्त्रीलिंग। चलिए स्त्रीलिंग को कोठा के हिसाब से स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार ये 3 तरह के लिंग हैं, 3 ही लिंग हैं, या तो नर है या मादा है या कुछ नहीं है। यही तो 3 अवस्था है ही पूरी सृष्टि में, देख लीजिए आप। हाँ, कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिसको किन्नर वगैरह कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो उसी तरह अपवाद में कुछ वैसे शब्द होते हैं जो दोनों के लिए व्यवहार किए जाते हैं, तो वो शब्द आधारित है, वैसे शब्द है। जबकि ये सब जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था वस्तु आधारित है। खोरठा में लिंग का विधान वस्तु आधारित है, इसलिए 3 ही लिंग है। उभय लिंग यानी जब छौवा को दोनों के लिए, लेकिन उसमें भी या तो पहले लगाना पड़ेगा, विशेषीकरण करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए प्रत्यय लगाना पड़ता है। छौवाटा, छौवाटी, तो टा हो गया पुल्लिंग। बेटी छौवा स्त्रीलिंग, बेटा छौवा पुल्लिंग। तो इस तरह करके कुछ अगुआ, अगुआटा, अगुआटी, है ना। डांगर, डांगर शब्द दोनों के लिए व्यवहार किए जाते हैं।
तो वैसे शब्द हैं उभयलिंगी, तो वो उभयलिंगी शब्द हैं, जबकि ये जो शब्द कहते हैं पुल्लिंग, वो शब्द नहीं है, माने लिंग बताने वाले शब्द नहीं है, वो लिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे घोड़ा तो नर के लिए प्रयोग किया गया, घोड़ी स्त्रीलिंग के लिए, मादा के लिए प्रयोग किया गया। तो इस तरह से 3 ही लिंग है मुख्य रूप से, है ना। छौवाटा अगर करेंगे तो वो भी मादा नर के लिए व्यवहार होगा। छौवाटी करेंगे तो ना मादा के लिए व्यवहार होगा, तो स्त्रीलिंग के लिए व्यवहार होगा। तो यही ना है, 3 ही लिंग है ना। तो ये हमारा लिंग विधान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, लिंग के बारे में जान सकते हैं कि कैसे प्रत्यय जोड़ा जाता है, घोड़ा का घोड़ी, चोर के चोरनी, है ना, महतो के महतवाएं, मांझी के मंझियाएं। तो इस तरह जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं लिंग बनाने के लिए, उसको आपको जानना है, वो तो मैंने बताया भी है। अब देखिए अगला क्या है, समास के भेद और उदाहरण संबंधी मतभेद। समास को लेकर तो एक बार शायद बताया ना, हाँ, समास को लेकर बताया कि इस तरह समास वो हो गया शायद, है ना, रिपीटेशन हो गया, है ना। हाँ, उदाहरण को लेकर थोड़ा मतभेद है, उदाहरण इसको देख लेते हैं। अरे कोई कोई ऐसे समास बता देते हैं जो वास्तव में समास सही नहीं। जैसे देखा मैंने, मेरे पास सवाल आया, गांगजोरिया कौन समास है? देखिए गांगजोरिया, गांगजोरी एक गांव का नाम है। लालपनिया कौन समास है? ये भी बोल देता है। समास की जो परिभाषा है क्या है? समास कहते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी शब्द निर्माण की एक वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द, पद नहीं समझते हैं तो शब्द यहां मैं बोल रहा हूं लेकिन पद ही सही है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है, संक्षिप्तीकरण होता है। समास का मतलब ही होता है संक्षेप, छोटा करना। तो बड़ा जो है, जैसे माटी के काटे वाला, चाहे माटी के कटवैया, तो मटकटुआ। माटी के कटवैया, 3 पद थे, 3 यहाँ शब्द थे, तीनों को मिलाकर हो गया एक पद, मटकटुआ, मटकटुआ। तो यहाँ समासीकरण हुआ। तो ठीक है, एक से अधिक पद होना जरूरी है समास में, लेकिन कहीं पर सिर्फ प्रत्यय जुड़ जाए तो वो समास नहीं बनता है। एक शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। भारतीय, भारतीय क्या समास है? भारत में ईय प्रत्यय जुड़ गया। झारखंडी क्या समास है? हाँ, झारखंड समास बन सकता है। झार जोड़ खंड, झार वाला खंड, झारखंड, तो ये बहुब्रीहि समास है। क्योंकि झार वाला खंड, कोई भी झार वाले खंड को झारखंड नहीं कहा जाता है। झारखंड एक सिर्फ हमारे राज्य के लिए फिक्स हो गया है, रूढ़ हो गया है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। उसी तरह ललपनिया, कोई पूछा था ललपनिया कौन समास है? तो लाल पानी वाला ठाव, लाल पानी वाला ठाव, तो ललपनिया, चाहे लाल पानी। तो लाल पानी ठीक है समास है, लेकिन कौन समास बनेगा? ये बहुब्रीहि समास। क्यों? क्यों? लालपनिया एक खास जगह का नाम है जहां पर ये टीटीपीएस पावर प्लांट स्थापित है, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन। तो वो ठीक है, लेकिन गांगजोरिया, गांगजोरी में या प्रत्यय लग गया, तो ये हो गया क्या? कोई समास नहीं है। बल्कि जिस तरह भारतीय, भारत में य प्रत्यय लगा, तो कोई समास नहीं है, वो शब्द निर्माण है। तो इस प्रकार उस तरह के समासों से बचना है। आगे कलाम व्याकुल, हिंदी या उर्दू रचना। कलाम ए व्याकुल, व्याकुल जी की रचना, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, जिनकी एक किताब जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था, उसका नाम था कलाम ए व्याकुल, कलाम ए व्याकुल, कलाम ए व्याकुल।
देखिए ये तो हिंदी या उर्दू की रचना है। नाम से ही जाहिर हो रहा है, कलाम मतलब होता है रचना। ए वहां पर कारक के चिन्ह के तौर पर, संबंध कारक के चिन्ह के तौर पर उर्दू में इस तरह का प्रावधान होता है। जैसे नहीं कहते शेर ए झारखंड, शेर ए झारखंड, झारखंड का शेर, शेर ए पंजाब, पंजाब का शेर, है ना। तो उस तरह कहा जाता है ना। तो यहाँ पर व्याकुल की रचनाएं, कलाम ए व्याकुल, कलाम शब्द उर्दू फारसी का है और ए उस तरह का लगाया जाता है, इस तरह कारक का चिन्ह, उर्दू की ये विशेषता है ना। तो ये जब उर्दू में नामकरण है तो किसकी रचना होगी? उर्दू की रचना है। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी खुद जो है व्याकुल जी के घर गए थे, जाके उनकी उस समय उनकी पत्नी जिंदा थी, है ना, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि कलाम व्याकुल उर्दू की रचना थी, है ना। उनके बेटों ने भी बताया, है ना। इस तरह ये प्रामाणिक सूचना है, प्रामाणिक जानकारी है कि कलाम व्याकुल उर्दू की रचना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। खोरठा का पहला मानकीकरण कार्यशाला कब हुई थी? इस पर भी कंफ्यूजन है। किसी किताब में शायद 1984 लिख दिया गया है, जबकि 1986 में हुआ था पहला मानकीकरण। जेवियर सेवा संस्थान रांची, 12 से 14 दिसंबर 1986 में ये कार्यशाला हुई थी, जिसमें झारखंड की सभी भाषाओं के मानकीकरण पर विचार किया गया था। इसलिए 1986 ये सही साल होगा। खोरठा की पहली कहानी, इस पर भी लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं। खोरठा की पहली कहानी महुआ नहीं बल्कि पानुर जी की लिखी हुई आपन करनी देवेक दोष, ये खुद उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में। अपनी जो कहानी संग्रह, उनकी कहानियों का एक संग्रह है, रखते भींजल पाखा, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने भूमिका में, हमार पहिल कहनी, है ना, आपन करनी देवेक दोष लागे, जे मातृभाषा पत्रिका के द्वितीय संस्करण में छपल रहे, दूसरा संस्करण मैंने मातृभाषा पत्रिका के दूसरा अंक में छपल रहे। तो यानी 1957, 58, 59 में छपी होगी कहानी, जबकि महुआ कहानी तितकी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये विश्वनाथ दसोंधीराज की। तो इसलिए सबसे पहली, तितकी नहीं बल्कि खोरठा पत्रिका में पहली क्या है, पहली कहानी आपन करनी देवेक दोष। टेपा की कितनी शादी, लोक कथा छगर गोरख्या और केतकी फूल, केतकी फूल वाली जो लोक कथा है उसमें टेपा मुख्य पात्र है, उसकी शादी के बारे में ये सवाल पूछा जाता है। चूंकि कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है कहानी में ही, कहानी के अंतिम में दे दिया गया है कि टेपा अपन तीनों रानी के संगे खुशी खुशी जीवन बीतवे लागल, इस तरह की बात कह दी गई। जबकि पूरे घटनाक्रम में ये पता चलता है कि टेपा की 4 शादियां हुई। तो जो भी हो, 4 शादियां, 3 पत्नियों के साथ रहने की बात होती, लेकिन 4 शादियां उसने की। तो चलिए 4 वाले मान सकते हैं, और अंतिम वाक्य के आधार पर माने तो 3 भी हो सकता है। तो आप 4 भी मारे चाहे 3 भी मारे, वो दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, उसमें विवाद उत्पन्न होगा तो एक्सपर्ट जाएंगे, उसके आधार पर अपनी राय देंगे दोनों ही, है ना। तो इस तरह से जो विवादित प्रश्न है उनको लेकर ये सेशन मैंने किया। मेरे ख्याल से ये उपयोगी होगा, और इस तरह के जो कन्फ्यूजन बार बार हम आप कन्फ्यूज होते थे और हमको प्रश्न भेजते थे मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अब नहीं भेजेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं यहीं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।